हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आने वाले 5-10 सालों में ही 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए हो जाए? तो इसका आंसर है यस। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ये देखो, अगर आपने मई 2012 में ट्राइडेंट लिमिटेड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज इसकी वैल्यू 48 लाख रुपए हो गई होती। यानी कि आपका पैसा 10 सालों में सीधा 48 गुना हो गया होता। ट्राइडेंट के अलावा ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में 10 गुना से ज्यादा का रिटर्न्स दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स जो आपके पैसे को 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना और इससे भी ज्यादा कर दें, तो ऐसे स्टॉक्स को हम मल्टी बैगर स्टॉक्स कहते हैं। तो हो सकता है कि अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रेजेंट सिचुएशन में जिस भी स्टॉक्स ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिया है, अब आने वाले समय में कौन से स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं, ये हम कैसे ढूंढें? तो अगर आप इसका जवाब पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप खुद भी मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखें। अब आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक बातों को क्लियर कर दूं कि आपको YouTube पर ही ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी या इंटरनेट पर ऐसे बहुत से ब्लॉग्स मिल जाएंगे जिसमें मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला बताया जाएगा। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा सटीक फॉर्मूला नहीं है जो आपको प्रॉपरली ये बता दे कि यही स्टॉक्स आगे चलकर मल्टी बैगर रिटर्न्स देंगे। और ये भी जरूरी नहीं कि जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है सिर्फ वही मल्टी बैगर रिटर्न्स दे, क्योंकि ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी जिनके फंडामेंटल्स उतने खास नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। पर एडवाइस यही रहेगी कि आप ऐसी कंपनी से दूर ही रहें, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स आपके पैसे को बढ़ा भी सकते हैं और डुबा भी सकते हैं। और अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर ही रहे हैं जो फंडामेंटली वीक हैं, तो आप अच्छे से एनालिसिस कर लें कि उस कंपनी के पास ऐसी क्या ग्रोथ एडवांटेज है कि वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकती है। क्योंकि ऐसा भी कई बार देखा गया है कि किसी कंपनी के फंडामेंटल्स प्रेजेंट सिचुएशन में तो खराब परफॉर्म कर रही होती हैं और उनके पास कर्ज भी ज्यादा होता है, पर उनके पास कोई ऐसी ग्रोथ या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती है जिससे कि लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनियां मल्टी बैगर रिटर्न्स भी देती हैं और इनके फंडामेंटल्स भी ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाटा मोटर्स की फंडामेंटल्स चेकआउट करेंगे तो ये कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसका पीई रेशियो नेगेटिव में है। पिछले कुछ सालों से कंपनी लॉस बुक कर रही है। पिछले 5 सालों से इसने कोई डिविडेंड भी नहीं दिया है। इस कंपनी के पास इसके इक्विटीज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा डेप्ट है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ये कंपनी फंडामेंटली वीक ही लग रही है। पर इसके पास सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स ईवी सेक्टर में डोमिनेट करने वाली है, क्योंकि अभी के टाइम में इंडिया में टेस्ला के कार के आने के बहुत ही कम चांसेस हैं, जिसका क्लियर कट फायदा टाटा मोटर्स और टाटा पावर दोनों को होगा। और आने वाले समय में इसका असर इनके स्टॉक्स में भी दिखेगा और हो सकता है कि ये कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे। बट मेक श्योर ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं। ये सब मैं आपको केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही समझा रहा हूँ कि आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढने से पहले कौन कौन से फैक्टर्स देखने होते हैं। तो आइए अब उन 7 तरीकों के बारे में बात करते हैं। पहले नंबर में आपको कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना है, यानी कि कौन स्मॉल कैप कंपनी है, कौन मिड कैप कंपनी है और कौन लार्ज कैप कंपनी है। दोस्तों, स्टॉक रिसर्च करने के लिए मैं टिकर टेप ऐप का इस्तेमाल करता हूं, जहां स्टॉक और म्यूचुअल फंड एनालिसिस के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट डाटा काफी आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ आप 7000 से भी ज्यादा कंपनीज को 250 से भी ज्यादा फिल्टर्स की मदद से आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और फिर उनमें इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। चाहे कंपनी के प्रॉफिट्स हो, रेवेन्यू हो, ग्रोथ रेट हो या फिर उसके आने वाले समय की परफॉर्मेंस, आपको ये सारी ही इंफॉर्मेशन बस कुछ ही क्लिक्स में मिल जाती है। एक बहुत ही अलग फीचर जो आप टिकर टेप पर पा सकते हैं वो है इनका मार्केट मूड इंडेक्स, जहां आप मार्केट के मूड को देख सकते हो, मार्केट का हाल जान सकते हो और अगर बाकी इन्वेस्टर्स स्टॉक्स को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं या फिर आपको अपने पैसे अभी मार्केट में लगाने चाहिए या नहीं। दोस्तों, यहाँ वहां से स्टॉक टिप्स लेने से काफी बेहतर रहेगा कि आप खुद ही टिकर टेप की मदद से स्टॉक एनालाइज करके अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो। इसलिए मैं आपको टिकर टेप डाउनलोड करने के लिए रिकमेंड करूंगा, जिसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे जरूर चेक करें। तो चलिए अब समझते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। लार्ज कैप कंपनी का मतलब है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा होती है और यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट पर रिस्क
काफी कम होता है। ऐसी कंपनी से आपको डिसेंट रिटर्न्स तो मिल जाते हैं, लेकिन इनसे मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वहीं मिड कैप कंपनी का मतलब है कि जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच हो, और यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पे स्मॉल कैप से कम और लार्ज कैप से ज्यादा रिस्क रहता है, और आगे चलकर एक मिड कैप कंपनी ही लार्ज कैप कंपनी बनती है, जिस वजह से यहाँ पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब स्मॉल कैप कंपनी का मतलब है जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम है। यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट पे रिस्क सबसे ज्यादा रहता है, पर यह आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की पूरी काबिलियत रखता है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी ही मिड कैप बनती है, फिर लार्ज कैप बनती है, जिस वजह से आपका पैसा 100 गुना भी हो सकता है। पर इस बात का ध्यान रहे कि किसी भी तरह की मंदी, फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर पेंडेमिक सिचुएशन आने से सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी ही अफेक्टेड होती है। तो इसीलिए यहाँ इन्वेस्ट करने से पहले एक बार खुद से अच्छे से एनालिसिस जरूर कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो है कंपनी का नेट प्रॉफिट। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि उस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहा है या मेंटेन्ड है, क्योंकि अगर कोई कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट और सेल्स को इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लोग इनके प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में इस कंपनी के शेयर प्राइस जरूर बढ़ेंगे और इससे आपको फायदा होगा। और अगर किसी कंपनी के प्रॉफिट 4-5 सालों में कम हो रहे हैं या नेगेटिव में जा रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी के बिजनेस में कोई गड़बड़ चल रही है। तो ऐसी जगह में तब तक अपने पैसों को इन्वेस्ट ना करें जब तक कि आपको ये ना पता चल जाए कि आगे चलकर इनका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं, और प्रॉफिटेबल होने के लिए इनके पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या फ्यूचर ग्रोथ एडवांटेज होनी चाहिए, जिसके बारे में हमने टाटा मोटर्स वाले एग्जाम्पल में समझा था। तीसरे पॉइंट पे आपको चेक करना है आरओई और आरओसीई। आरओई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसका मतलब है कि अगर हम कंपनी के नेट इनकम को उसके शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं तो हमें आरओई की वैल्यू मिल जाती है। अगर आरओई की वैल्यू 15 से ज्यादा है तो ये किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। पर आपको केवल यही नहीं देखना है, साथ में आपको आरओसीई भी देखना है, जिसका फुल फॉर्म है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो अगर 20 से ज्यादा है तो ये काफी अच्छा माना जाता है, जिससे कि फ्यूचर में आपके इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 पर आपको देखना है डेब्ट और फ्री कैश फ्लो। अगर किसी कंपनी के ऊपर उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन या उसके एसेट से ज्यादा डेब्ट है तो ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि जब कंपनी के पास कर्ज ज्यादा होता है तो इसका सीधा असर उसके प्रॉफिट पर पड़ता है और वो कम होने लगता है, जिस वजह से ओवरऑल कंपनी का शेयर प्राइस गिरने लगता है। इसीलिए ऐसी कंपनी में ही इन्वेस्ट करें जिसका कर्ज उसके एसेट से कम हो या उसकी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो, और फिर साथ में आपको कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी देखना है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा कितना पैसा है जिसका यूज वो खुद को ग्रो करने के लिए कर सकती है, डिविडेंड्स देने के लिए और भी बहुत कुछ करने के लिए। तो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हैं उसके पास फ्री कैश फ्लो होना चाहिए, और अगर नहीं है तो इसके मेन 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि कंपनी ऑलरेडी अपने फ्री कैश फ्लो का यूज खुद को ग्रो और एक्सपेंड करने या डिविडेंड देने में कर चुकी है, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम है और उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और अगर ऐसा है तो इसका सीधा असर कंपनी के शेयर प्राइस पर भी पड़ेगा और वो गिर सकती है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान जरूर रखें। पॉइंट नंबर 5 पे आपको देखना है पीई रेशियो। इसका मतलब अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हो वहां से 1 रुपए कमाने के लिए आप कितना प्रीमियम पे करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का पीई रेशियो 20 का है तो आप उस कंपनी से 1 रुपया कमाने के लिए 20 रुपए प्रीमियम पे करोगे। और पीई रेशियो का मेन यूज सेम सेक्टर्स वाली कंपनी में किया जाता है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि किसमें इन्वेस्ट करना सस्ता है या महंगा है। पर इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि पीई रेशियो ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम या नेगेटिव में होना चाहिए। नेगेटिव पीई का मतलब होता है कि कंपनी का अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। पॉइंट नंबर 6 पर आपको चेक करना है प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स का मतलब होता है कि जिसने सबसे पहले कंपनी को शुरू और फंड किया है।
तो आपको अच्छे और मल्टी बैगर रिटर्न्स पाने के लिए किसी भी ऐसी कंपनी को हमेशा अवॉइड करना चाहिए जिसका प्रमोटर होल्डिंग 45% से कम हो, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग 45 या 40% से कम है तो उन्होंने अपने शेयर्स प्लेज किए हुए हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि प्रमोटर्स को अपने बिजनेस पे भरोसा और कॉन्फिडेंस नहीं है और इनकी कंपनी कभी भी भारी मुश्किल में पड़ सकती है। तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्ट करके करोड़पति बनने का सपना तो छोड़ ही दो, आप रोडपति जरूर बन सकते हो। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। पॉइंट नंबर 7 पे आपको देखना है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो कंपनीज फंडामेंटल और फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे और आपके पैसे को 10 गुना या 20 गुना कर दे। जैसे कि पेज इंडस्ट्री, नेस्ले इंडिया और एमआरएफ जैसी कंपनियां पहले से ही अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुकी हैं और ये कंपनीज फंडामेंटली और फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हैं, पर अभी इनमें इन्वेस्ट करने से ये आपके पैसे 2 गुना या 3 गुना भी कर सकती हैं। पर ये आपको पूरा मल्टी बैगर रिटर्न्स दे दें, यानी कि आपके पैसे को 10 गुना या 50 गुना कर दे, इसके चांसेस बहुत ही कम है। और आपको अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है कि किस कंपनी के पास फ्यूचर में ग्रो करने और लंबे समय तक टिके रहने के चांसेस ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लें कि कोई एबीसी लिमिटेड नाम की कंपनी है और प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स बनाकर सेल करती है और इनकी सेल्स बहुत ही अच्छी होती है, जिस वजह से ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। पर दिक्कत की बात यह है कि इस कंपनी के फ्यूचर में टिके रहने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि प्लास्टिक एक नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस है जो कि इजिली डिकम्पोज नहीं होता है, यानी कि ये एक नॉन इको फ्रेंडली सब्सटेंस है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए अभी इसके ऑल्टरनेटिव वेज जोरों शोर से खोजे जा रहे हैं और फ्यूचर में ऐसी कंपनी भी जरूर आएंगी जो इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेंगी और प्लास्टिक को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगी। दूसरा एग्जाम्पल आप कोल इंडिया का ही देख लो। ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, डिविडेंड भी अच्छा पे करती है, पर फिर भी इस कंपनी से मल्टी बैगर रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कोल एक फॉसिल फ्यूल है और इसका मेन यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में किया जाता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि आने वाले 30-40 सालों में कोयला खत्म हो सकता है, तब इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज्यादा मात्रा में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल्स की जगह रिन्यूएबल एनर्जी ले लेगी। इसलिए अभी जो कंपनीज फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करके बिजनेस कर रही हैं, उनके फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो होने के चांसेस बहुत ही कम है। इसलिए अगर आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स चाहिए तो आपको ईवी सेक्टर्स, रोबोटिक्स, मेटावर्स और एआई सेक्टर्स वाली कंपनीज ढूंढनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में इन्हीं की डिमांड रहने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए फाइनेंस स्कूल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली वीडियो में और आपका यहाँ तक रुकने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।